हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को अगर सिंपली डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस टू रिलीज एनर्जी। कहने का मतलब ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे फूड का ऑक्सीडेशन यानी कि ब्रेकडाउन होता है। और जब ब्रेकडाउन होगा तो उस ब्रेकडाउन के थ्रू वहाँ पे कुछ एनर्जी लिबरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। फिर अगर रेस्पायरेशन की अगर बात करते हैं, अगर इसके इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी जो होगा वो एटीपी के फॉर्म में लिबरेट होगा। फिर अगर रेस्पायरेशन के अगर स्टेप्स की बात करते हैं या मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो इसे बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, जो भी सेल्स होगा वो उसको इनटेक करेगा या किसी भी तरीके से अपने अंदर लेकर के जाएगा। दूसरा होता है स्टेप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी जो भी फूड मटेरियल जो सेल के अंदर स्टोर्ड है उसका ब्रेकडाउन होगा यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। फिर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिस्पायरेशन होता है यानी जब ब्रेकडाउन होता है तो वो जो कंपाउंड है, जो एनर्जी कंपाउंड है, मेनली जो ग्लूकोज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल जो होता है वो अपने बॉडी से या अपने सरफेस से बाहर लिबरेट कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन का। तो रेस्पायरेशन का बेसिकली 2 टाइप है, एरोबिक और एनारोबिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन का। एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है मेनली ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन होगा तभी ये प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तो अगर रेस्पायरेशन की अगर बात करते हैं तो ये सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर ये एरोबिक रेस्पायरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है ये ब्रेक होता है और ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा और ये क्रेब्स साइकिल के अंदर इंक्लूड होगा। जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो हमें फाइनली पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन। अगर एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 38 एटीपी ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, कहीं कहीं पे ये 36 एटीपी के फॉर्म में भी मिल सकता है। फिर अगर देखा है सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टाइप ऑफ रेस्पायरेशन है वो है एनारोबिक रेस्पायरेशन। वैसा रेस्पायरेशन जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करना है, सेल को ज़रूरत है एनर्जी का, तो उस कंडीशन में सेल जो होता है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है। और जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। अगर हम बात करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स का तो इसमें मेनली अगर बात करते हैं सबसे पहले प्लांट्स का, तो प्लांट्स में जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा तो वहाँ पे फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का या इथेनॉल बोल सकते हैं। और अगर एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड। फिर अगर देखा है तो ये रेस्पायरेशन जो होता है कंप्लीट होता है हमारे साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर देखा जाए ये स्टेप्स की बात करते हैं तो इसमें भी दोनों स्टेप होगा, लेकिन दोनों स्टेप जो कंप्लीट होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ग्लूकोज होगा ब्रेक करेगा और पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा, और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा या इथाइल अल्कोहल का। साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और 2 एटीपी एनर्जी लिबरेट होता है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग, देखा है अगर प्लांट में जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया और फंगी भी है जहाँ भी एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। फंगी में मेनली बात करते हैं ईस्ट का, तो ईस्ट में जब भी होगा तो एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा। अब भाई अगर देखा है तो यहाँ पे जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है तो उससे जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड्स को बोल सकते हैं या इथेनॉल बोल सकते हैं। फ्रूट और सीड्स जो होता है यहाँ भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का कमी है तो यहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा, इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत खट्टा वगैरह हो जाता है। फिर अगर देखा जाए एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो इंडोपैरासाइट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इसमें मेनली अगर बात करते हैं तो टेपबॉर, अस्कैरिस, ये सब जो भी है सब हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो उसको मिल नहीं पाएगा, तो ये वहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है। साथ साथ जब हम लोग कभी हैवी एक्सरसाइज या ओवर एक्टिविटी करने लगते हैं तो उसमें हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इनकेस अगर मान लो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है
तो फिर हमारा जो स्केलेटल मसल्स होता है वो भी एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो उस कंडीशन में ये भी एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, और जब एनारोबिक रिस्पायरेशन करेगा तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ऐसी लैक्टिक एसिड की वजह से थोड़ा बहुत वहाँ पे पेन होना शुरू होता है। डेट्स वाई अगर कभी देखते होगे तेज दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभी पैर वगैरह में दर्द होने लगता है, तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से वहाँ पे दर्द होता है। फिर जब ये लैक्टिक एसिड ब्लड में डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व होकर के लीवर में आता है तो फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी लिबरेट हो जाता है, तो फाइनली उस पेन का फिर रिलीफ मिल जाता है।